नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को दी मंजूरी। 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिक किए जाएंगे कवर। 25 लाख से अधिक पेंशन भोगी को होगा इसका लाभ। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अगले 1 साल तक मिलेगा मुफ्त अनाज। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। कैबिनेट ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। औसत गुणवत्ता के लिए 10,860 रुपए प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 11,750 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित। और आइए सबसे पहले बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित किए जाने की। ...2023 शुरू होने से पहले केंद्र सरकार की ओर से रिटायर्ड सेना के जवानों और परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के तहत दी जाने वाली पेंशन में हाल ही में बदलाव किया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन योजना को रिवाइज किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार के इस फैसले से अब 25 लाख लोगों को फायदा होगा। पहले इस योजना में 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था। इस संशोधन के बाद जो भी एरियर या बकाया होगा उसे भी केंद्र सरकार देगी। इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1,7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत्त होने वाले और परिवार पेंशन धारकों को मिलेगा। जाहिर सी बात है, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा खासा पुराना है और महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अजय बनर्जी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और रक्षा मामलों के जानकार हैं। अजय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। वन रैंक वन पेंशन, अगर हम बात करें, काफ़ी समय से ये मुद्दा चर्चा में रहा है, कितना महत्वपूर्ण है और इसका जो इतिहास कहता है, जाहिर सी बात है जो हमारे सेना के जवान सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। मैं पहले तो आपके दर्शकों को ये बता दूं कि जब वन रैंक वन पेंशन 2015 में लागू करी गई, उसकी मियाद तय की 2014 से लागू होगी और 5 साल बाद इसका रिवीजन होगा। तो 5 साल 2019 में पूरे हो गए थे। जो हमारे सेना के सेवानिवृत्त लोग हैं, जवान हैं, अफसर हैं, तीनों सेनाओं के, उनकी ये मांग थी कि इसको रिवाइज़ करा जाए। 2019 से रिवाइज़ होनी थी। जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है, ये 2019 से रिवाइज़ हुई है और तकरीबन हर इंसान को, हर सेवानिवृत्त फौजी को 15 से 18% का लाभ होगा इससे। ध्यान रखिएगा, वन रैंक वन पेंशन का मायने होता है कि जिस भी फौजी ने एक ही किस्म की सेवा करी है, मान लीजिए किसी ने 10 साल सर्विस करी है, एक ही रैंक में सर्विस करी है, तो सभी लोगों को बराबर का पेंशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी मान लीजिए सन 73 में रिटायर हुआ है और कोई आदमी सन 85 में रिटायर हुआ है, कोई आदमी सन 95 में रिटायर हुआ है, कोई आदमी सन 2016 में रिटायर हुआ है, तो सबकी जो पेंशन है वो पुराने वालों की, नए वालों की वन रैंक वन पेंशन के तहत, यानी एक ही रैंक में जिसकी सेवा मान लीजिए 10 साल की थी, 15 साल की थी या 25 साल की थी, उसी हिसाब से तय करके उसका एक मापदंड निकाला जाता है। ये मापदंड इस बार 2018 में जो तनख्वाह थी उस हिसाब से पेंशन का जो मापदंड होता है उसको निकाल के इस पे लागू किया गया है 2019 से। जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि इन लोगों को एरियर भी मिलेंगे। जो तो जीवित हैं फौजी भाई हमारे, जिनको पेंशन लगी हुई है, उनको 4 अलग अलग भाग में एरियर दिया जाएगा, किश्तों में दिया जाएगा। जो विधवा हैं, जिनके पति मर चुके हैं या गैलेंट्री अवॉर्डी हैं या उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, उनको केवल एक ही किश्त में सारे का सारा एरियर दिया जाएगा। और मैं दोबारा बता दूं कि सब लोगों की पेंशन करीब 15 से 18% बढ़ गई है।
ये अहम बात है। जी अजय जी, पहले की बात मैं करूं अगर, तो ये लंबे समय से मुद्दा उठता रहा है वन रैंक वन पेंशन का। इसको लेकर काफ़ी मांग भी थी, जो फौजी थे उनकी, जो अधिकारी थे सेवानिवृत्त, उनकी मांगे भी काफ़ी रहीं। किस तरह से बदलाव आया है, पहले क्या मांग थी और उस मांग को किस तरह से केंद्र सरकार ने उसको बदला है, उसमें सुधार किया है? जी, पहले तो जब अनाउंसमेंट हुआ 1973 से मुद्दा चल रहा था वन रैंक वन पेंशन का। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी थी एक राज्यसभा की, जिसने रिकमेंड किया था कि वन रैंक वन पेंशन दी जाए। करीब 2010-11 की बात है। जी। वन रैंक वन पेंशन, जैसे मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि एक ही आदमी जिसने एक समय की सर्विस करी है, एक ही रैंक में सर्विस करी, उनको बराबर की पेंशन दी जाएगी। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रोग्राम में। अब आई बात कि इसको लागू कैसे करा जाए। 2013 में मोदी जी ने रेवाड़ी में एक रैली करी थी इलेक्शन से पहले। वहाँ पर उन्होंने वायदा किया था कि मैं वन रैंक वन पेंशन दूंगा। उसके बाद बातचीत चलती रही और 2015 में जाके ये वन रैंक वन पेंशन दी गई। मनोहर पर्रिकर साहब, जो कि अब हमारे साथ दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने ये वन रैंक वन पेंशन रक्षा मंत्री होते हुए पास करवाई, कैबिनेट में गई और पास हुई। उसके बाद जब वन रैंक वन पेंशन दी गई, बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था। अभी भी मैं देख रहा था डाटा कि जब ये पेंशन इम्प्लीमेंट हुई तो कितना लोगों को एरियर मिला। आज भी कईयों को कई लाखों में एरियर दिया जाएगा। जब ये 2019 में रिवाइज हुई, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में पहले बताया कि 5 साल बाद रिवाइज होनी थी, पर्रिकर साहब 2015 में लागू करवा गए थे। अब 19 में उसको 14 की मियाद से चालू हुई थी। 19 में, जुलाई 19 में आके उसको रिवाइज होना था, यानी कि उसको रिव्यू करना था। अब वो रिव्यू गवर्नमेंट ने कर दिया है, लोगों के पैसे बढ़ गए हैं। और मेरा मानना यह है कि फौजी भाइयों को और बहनों को जितनी भी अब पेंशन दी जा रही है, वो सरकार ने बहुत अहम कदम उठाया। मनोज जी। जी अजय जी, संवेदनशील रहा है ये मुद्दा वन रैंक वन पेंशन का, खास तौर से जब बात देश के फौजियों की हो, देश की सेना की हो, तो मुद्दा वैसे भी बहुत संवेदनशील हो जाता है। और ख़ास तौर से जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारे, उसमें बड़ी संख्या में जो रिटायर्ड हमारे फौजी हैं वो निवास करते हैं। आप कैसे देखते हैं सामाजिक दृष्टि से इस पूरे मुद्दे को? देखिए, पहले सामाजिक दृष्टि से पहले देखिए कि जिसकी भी घर में खर्चा बढ़ गया है लोगों का, उनको पेंशन बढ़ गई। जी। ये वृद्धावस्था में लोग हैं और इनको इज्जत से जीवन जीने का एक मौका है ये पेंशन। और ये पेंशन अच्छी पेंशन है। आप इस पेंशन से अपना अच्छा गुजारा कर सकते हैं। अगर आप डेटा देखें, जो उस दिन डिजिटल मीडिया पे भी चला था, हमारे रक्षा मंत्री साहब के हैंडल से भी ट्वीट हुआ था, किसकी कितनी पेंशन होगी, किसका कितना बढ़ गया है, वो सब लोग देख चुके हैं। अखबारों में विस्तृत रूप से छप चुका है, टेलीविजन में चल चुका है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जिस जिस गांव में या शहर में, छोटे शहर कस्बों में हमारे फौजी भाई रिटायर होकर रह रही हैं, उनकी विधवाएं रह रही हैं, वो सब लोग दिल्ली में तो रह नहीं रहे, बम्बे पुणे में नहीं रह रहे हैं, वो लोग छोटे जगहों में रह रहे हैं। तो वहाँ पर खर्चा इनका चलने के लिए, रोज़मर्रा का खर्चा चलने के लिए पेंशन की जो रिवीजन हुआ है या वृद्धि हुई है, ये एक बड़ा अहम कदम है। मनोज जी, और जाहिर सी बात है कि देश की सेवा करने के बाद जब एक फौजी सेवानिवृत्त होता है, रिटायर्ड होता है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए एक पेंशन एक बहुत बड़ा सहारे का काम करती है, जो उन्होंने देश की सेवा की है। एक मुद्दा और उभर के यहाँ पर आता है, राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी डिमांड होती रही है इस मुद्दे को। अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से आपसे समझना चाहूँ तो ये कितना बड़ा मुद्दा है, खास तौर से 2023 आने वाला है, उससे पहले एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। देखिए, 25 लाख लोग हैं जिनको ये पेंशन मिलती है, वन रैंक वन पेंशन। अब 25 लाख में से 2015 से लेके और 2019 के बीच में 4 लाख लोग और ऐड हुए जो रिटायर हो गए। 25 लाख लोग ऐड हुए तो इसका मतलब है 25 लाख को आप 4 से कर लीजिए, करीब 1 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं, उनके बच्चे बीवी सब लोग अफेक्टेड हैं उनसे। और समाज में एक दृष्टिकोण ये देखा जाता है कि इनको हमारी एक इज्जत मान क्या दे रहे हैं हम एक फौजी को, जो एक अपना जीवन काल बिताया है। कई लोग हैं जिनके 15-15 साल की सर्विस है हाई एल्टीट्यूड में। हाई एल्टीट्यूड बता दूं आपके दर्शकों को, 12-14 हज़ार फुट से ऊपर, जहां की आज तापमान -20 -15 है। हम दिल्ली में कह रहे हैं सर्दी है, या चंडीगढ़ में बैठे कहते हैं सर्दी है। वो सर्दी आप देखिए जब -20 -25 का तापमान है। अक्टूबर महीने से सर्दी शुरू होती है और मार्च तक चलती है। बर्फीली चोटियाँ हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। एक आदमी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम उन सरहदों को प्रोटेक्ट करने में निकालता है, चाहे चीन के सामने हो बेशक, या वो पाकिस्तान के सामने सियाचिन का इलाका हो। तो आप देख लीजिए कि ये उनकी एक नेशन की, जिसे कहते हैं थैंक यू है, कि हम आपके लिए, ये टैक्स पेयर आपके लिए थैंक यू कह रहा है, नेशन पॉलिटिकली इसको थैंक यू कह रहा है आपकी इस सेवा के लिए। मैं इसको ऐसे देखता हूँ जी। बिल्कुल अजय बनर्जी जी, अगर बात हम वन रैंक वन पेंशन की करते हैं तो जाहिर तौर पे आपने बताया कि किन जटिल परिस्थितियों में जो हमारे जवान हैं वो सीमाओं की रक्षा करते हैं। बहुत तेज़ी के साथ, अगर हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो संसाधन बहुत तेज़ी के साथ
बड़े हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और सरकार की तरफ से हर तरह की कोशिश हो रही है कि फौजियों को सीमा पर जहां भी वो तैनात हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जी, पहले तो मैं चीन के जो हमारा LAC है उसके बारे में बता दूं आपके दर्शकों को। देखिए, चीन के सामने, हमारे सामने खड़ा है तिब्बत। तिब्बत में बिल्कुल फ्लैट है, जिसे प्लेटो कहा जाता है अंग्रेजी में, और हमारे यहाँ हिमालय की चोटियाँ बिल्कुल ऊंची हैं और बीच में निकलने के दर्रा जिसे कहते हैं, पास कहते हैं, वो बहुत थोड़े हैं और बहुत हाइट पर हैं, 15,000 16,000 पर हैं। तो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है वो बड़ा जटिल काम है। वहाँ पर जो टनल बन रही हैं, जैसे मान लीजिए अटल टनल बनी है रोहतांग पे, या 4 टनल ऊपर शिंगोला एक जगह है लद्दाख में, वहाँ बन रही है, या जोजिला पे बन रही है, लद्दाख में जाने का रास्ता है, एक सेला पे बन रही है, अरुणाचल में तवांग जाने का रास्ता है। ये बड़ी जटिल परिस्थितियाँ हैं। 13,000 15,000 जहाँ पर साल में 6 महीने बर्फीली इलाका होता है और वहाँ पर काम करना भी कठिन है जी। और ये टनल बनने से या इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से हवाई पट्टियाँ बन रही हैं, हेलीपैड बन रहे हैं, नए इक्विपमेंट आ रहा है, नए हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर आए हैं, जो कि हर आगे हमारे जो सैनिक आगे एक पोस्ट पे बैठे हैं वहाँ तक साजो सामान पहुँचाया जा सकता है। उन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से 17-18 टन माल उठाया जा सकता है एक बारी में। तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं, नई चीज़ें जो आई हैं, सड़कें जो बन रही हैं, जो ये मान लीजिए सड़क सबसे अहम चीज़ सड़क है, क्योंकि जो सेना चलती है वो लॉजिस्टिक्स पे चलती है। लॉजिस्टिक्स यानी जो आपकी सप्लाई लाइन कितनी अच्छी है, अगर सड़क है तभी सप्लाई लाइन है, नहीं तो मनोज जी सप्लाई लाइन नहीं है। जी बिल्कुल। अजय जी, अगर बात सुविधाओं की मैं करूं, 1 रैंक पेंशन का मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, लेकिन अगर और सुविधाओं की मैं बात करूं तो हमारे जवानों को सरकार की ओर से खास तौर से और कौन सी ऐसी नई योजनाओं की सुविधा शुरू की गई है जो उनके लिए फायदेमंद है, देश के लिए फायदेमंद है? जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो कि हमारे फौजी भाई जवान हैं, वो उनकी शादी होती है नई, तो उनको मकान देने का प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस शुरू तो 10-12 साल पहले हुआ है, मगर पिछले 5-7 साल में तेज़ी पकड़ी है। मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट उसका नाम है। उसमें हमारे सब जवानों को पीस स्टेशंस मान लीजिए, जो कि ज़मीनी इलाके हैं या कई पहाड़ के इलाकों में पीस स्टेशन है, वहाँ पर उनके परिवारों के साथ रहने का आयोजन पूरा किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे जवान ऊपर बर्फीले इलाकों में हैं, उनके लिए लेटेस्ट जैकेट्स, जूते, कपड़े, 6-6 जोड़ी कपड़े माफ़ी चाहता हूँ, जो कि वहाँ पर दिए जाते हैं, और वहाँ पर उनके लिए रहने की जो जगह है वहाँ पर हीट किया गया है, टेलीविज़न प्रोवाइड करे गए हैं, 2 MB लाइन जिसे कहा जाता है, 2 MB लाइन यानी टेलीफोन की लाइन प्रोवाइड करी गई है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो सब आला दर्जे की हैं इस टाइम जो ऐड करी गई हैं मनोज जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि 1 रैंक 1 पेंशन से जो हमारे फौजी भाई हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन साथ ही तमाम ऐसी सुविधाएं भी हैं जो सरकार की ओर से हमारे जो देश के जवान हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। अजय बनर्जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो समय फिलहाल एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए सनसेट टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। और आइए अब बात करते हैं अगले साल दिसंबर तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराए जाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए लोगों को कम से कम अगले साल दिसंबर तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2020 में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण 1 साल तक करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका वहन केंद्र सरकार करेगी। कोविड काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक, जब तक थोड़ी आर्थिक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
28 महीने तक 80 करोड़ भारतवासियों को, गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े, कोई व्यक्ति को अनाज की कमी ना महसूस हो, इसको सुनिश्चित किया। अब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र कैबिनेट ने किया है। कोरोना के बाद इस योजना के कारण करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछले 28 महीनों में इस योजना पर 1.80 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। सितंबर में सरकार ने PMGKY की समय सीमा को 3 महीने यानी 31 दिसंबर के लिए बढ़ाया था। गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिहाज से इस योजना की चर्चा देश विदेश में खासी होती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं FCI के पूर्व चेयरमैन आलोक सिन्हा जी। आलोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना है, जिसकी चर्चा खासी होती है, देश में भी हुई और दुनिया में भी चर्चा होती है कि भारत सरकार ने एक इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी कोविड काल के समय में किसी के आगे भूखे रहने का संकट खड़ा ना हो, इस योजना को शुरू किया। इस योजना के क्या पहलू हैं, क्या उद्देश्य रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया में, हमारे देश में राशन का वितरण तो करीब 50-60 साल से हो रहा है, लेकिन जो गरीब जनता के लिए सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन पिछले 8-9 साल से उनको मिल रहा था जी। आज का जो डिसीजन है जो गवर्नमेंट का, उसका महत्व ये है कि कोविड के महामारी के बैड इफ़ेक्ट्स के बाद अब ये इकोनॉमी में काफ़ी सुधार आ गया है, लेकिन यदि मैं अगर एक गरीब आदमी हूँ और अगर मुझे फ्री राशन मिले, उसकी महत्ता ये है कि मुझे अन्न की उपलब्धता के मेंटल टेंशन से मैं दूर हो जाऊंगा और मैं बाकी कामकाज कर पाऊंगा। जी। इतना बड़ा वेलफेयर मेजर, जहां 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 kg अनाज हर महीने मुफ्त में मिलेगा, ये किसी भी देश में आज तक नहीं हुआ है, एक्सेप्ट परहैप्स सोवियत यूनियन में, जब वो कम्युनिज्म के अंडर में होता था। जी। तो ये डिसीजन बहुत ही बड़ा वेलफेयर डिसीजन है, इसका स्वागत करना चाहिए और इससे देश का भलाई होगा। जी। आलोक जी, सामाजिक दृष्टि से ये योजना काफ़ी प्रभावी साबित हुई है, खासतौर से गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके सामने आर्थिक संकट कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है, लेकिन कोविड के चलते या आर्थिक कारणों के चलते किसी के आगे ये संकट खड़ा ना हो, उसकी चिंता सरकार ने की है। इसमें अगर मैं बात केंद्र और राज्यों की करूं, जाहिर तौर पे केंद्र सरकार की योजना है जिसका लाभ देश के सभी लोगों को मिलता है जो भी इसके दायरे में आते हैं। राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, ये जो फैसला हुआ है, इसमें पूरा जिम्मा, पूरा दायित्व और पूरा श्रेय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, केंद्र को ही जाएगा, क्योंकि वो ही अपने संसाधनों से प्रोक्योरमेंट करेंगे, वो ही अपने संसाधनों से उसको वेयर हाउसिंग में स्टोरेज करेंगे और वो ही अपने संसाधनों से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें टू दैट एक्सटेंड अगले 12 महीने तक स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई खास भूमिका नहीं होगा, एक्सेप्ट कि वो फिजिकली इस अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इसका वित्तीय पूरा जिम्मा ये सेंटर का होगा। जी। मतलब केंद्र सरकार इसका पूरा खर्चा वहन कर रही है और केंद्र सरकार की ही ये योजना है जो पूरे देश में जहाँ भी जो अलग अलग राज्य हैं, जो भी लोग इसके दायरे में आते हैं, उनको मुफ्त राशन देने की योजना सरकार ने बनाई है। सवाल यहाँ पर ये आता है कि इतने सारे लोगों को कैसे ये मुहैया कराया जा रहा है? अगर अनुभव देखें तो कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि राशन नहीं मिला। ये जो पारदर्शिता आई है व्यवस्था में, मैं इसको समझना चाहता हूं, क्योंकि पहले भी ये सवाल उठते थे जब राशन का वितरण होता था, तमाम तरह के आरोप लगते थे कि राशन मिला या नहीं मिला, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में मुफ्त राशन मिल रहा है और किसी भी राज्य से कभी ऐसी कोई खबर देखने सुनने को नहीं मिली कि राशन नहीं मिला। जो पारदर्शिता का पहलू है, जो टेक्नोलॉजी का पहलू है, उसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए करीब 10 साल पहले तक जितने भी बड़े बड़े कमिटीज़ हुए थे, एक सुप्रीम कोर्ट का वाधवा कमेटी भी था, उनका निष्कर्ष ये था कि करीब 1/4 से 30% का राशन जो बीपीएल वैरायटीज़ को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता, वो डाइवर्ट होके फर्जी राशन कार्ड से उसका वितरण दिखा के वो ब्लैक मार्केट में चले जाता था। इनफैक्ट वाधवा कमेटी ने तो ये भी कहा था कि दिल्ली में उन्होंने कई ऐसे ये इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ एक ही झुग्गी झोपड़ी में करीब 50 फैमिलीज़ का नाम लिखा हुआ है। इट इज़ वेरी क्लियर कि उनको नहीं मिलता था, ये ब्लैक मार्केट में जाता था। लेकिन 2016 के बाद जब राशन कार्ड्स को आधार के साथ लिंक किया गया तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्मूथली बिना विवाद के जितने फर्जी राशन कार्ड थे वो अपने आप ही डिलीट हो गए। तो उससे दो अच्छे चीज़ हुए, एक तो जो असली कार्ड होल्डर है उसको मिलने लगा, और दूसरा जो 30% जो डाइवर्ट होता था और जो मिसयूज़ होता था उसका खर्चा जो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा था वो खर्चा भी गवर्नमेंट की ओर से बच गया। सो देयरफॉर इसका टेक्निकल सॉल्यूशन ये था कि कार्ड होल्डर शुड बी जेन्युइन और जेन्युइन कार्ड होल्डर को ही मिले, उसको आधार कार्ड से लिंक करके वो सॉल्यूशन हो गया। जी, और इस तरह से पारदर्शिता के साथ जो गरीब हैं उन तक मुफ्त राशन योजना पहुंच रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल एफसीआई की भूमिका को लेकर भी उठता था। इस तरह के आरोप भी लगते थे कुछ साल पहले तक कि सरकार के गोदाम खाद्यान्न तक भरे रहते हैं, जो अन्न होता है वो सड़ जाता है, लेकिन सरकार गरीबों को नहीं बांटती है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया और मुफ्त जो योजना शुरू की गरीबों को खाद्यान्न देने की, इसमें एफसीआई की भूमिका को या सरकारी जो गोदाम हैं उनकी भूमिका को या सरकार की जो प्रणाली है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एफसीआई में तो कोई डाउट नहीं कि पिछले 8 साल से स्टोरेज लॉसेस का प्रतिशत कम हो गया है। अब वो 0.1% के लगभग है, जो इंटरनेशनल स्टोरेज कंडीशंस के तुलना में बेस्ट है। सो टू दैट एक्सटेंट एफसीआई के लॉसेस कम हो गए हैं। एंड इन एनी केस जब से जाली राशन कार्ड डिलीट हो गया तो 1/3 जो ब्लैक मार्केट में जाता था वो भी अब अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो इवन एफसीआई के स्टाफ का भी मोरल बूस्टिंग हो गया। वो नहीं चाहते थे कि उनके माध्यम से अनियमितताएं हो जाएं। तो अभी गवर्नमेंट ने विद टेक्निकल सोल्यूशन जो उसमें जो रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट किया है उससे अपने आप ही एफसीआई का काम भी आसान हो गया है। जी, अगर बात इसके सामाजिक पहलुओं की जाए, क्योंकि सरकार लगातार इस योजना को बढ़ा रही है, 1 साल और बढ़ा दिया गया है इस योजना को, तो सामाजिक स्तर पे क्या बदलाव देखने को मिले हैं? कुछ इसकी अगर केस स्टडी कोई आप हमें बता सकें। देखिए, इधर तो कोई खास केस स्टडी हुआ नहीं, लेकिन अगर आई ऑब्जर्वेशन से देखा जाए, अब जो राशन के जो दुकानें हैं उनके सामने जो लाइंस लगते थे, जो क्यू लगता था और जो झगड़ा वगैरह होता था, वो आजकल नहीं हो रहा है। एंड बाय एंड लार्ज कोई मास स्केल इरेगुलरिटी का शिकायत किसी भी स्टेट से नहीं है, चाहे वो कोई भी रूलिंग पार्टी वहाँ हो। सो टू दैट एक्सटेंट अभी सिस्टम इवन फॉर अ कंट्री जिसको लोग बाग पहले बैकवर्ड कहते थे, इलिटरेट कहते थे, वहाँ के लिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इट इज़ वेरी वेल इम्प्लीमेंटेड और इतना बड़ा वेलफेयर मेजर दुनिया की किसी देश में अनूप जी, आपने मैं इसी को समझना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि दुनिया की दूसरी सरकारों को उदाहरण दिए जाते हैं। भारत ने इतना बड़ा एक जन कल्याणकारी काम चलाया, इस सरकार ने चलाया। जी, अगर दुनिया के संदर्भ में बात की जाए, क्योंकि कोविड का संकट तो पूरी दुनिया के सामने था, आर्थिक संकट दुनिया के सामने था, जाहिर सी बात है सरकार के खजाने पे भी इसका बोझ आता है। जी, उस बोझ के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं सरकार इसका खर्च उठाती है। देखिए, सरकार के खजाने पर लगभग 3 लाख करोड़ का बोझ हर साल पड़ता है, लेकिन क्योंकि आजकल जीएसटी का कलेक्शंस भी बहुत इम्प्रूव हो गया है, पिछले 2 साल में मासिक 1 लाख करोड़ के कलेक्शन से बढ़ के अब वो 1.5 लाख करोड़ के कलेक्शन तक पहुंच गया है। उसलिए 2.5-3 लाख करोड़ का जो बोझ गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है, ये गवर्नमेंट इसको बेयर कर सकती है। और अगर 80 करोड़ भारतवासियों को अगर आराम मिले
तो इससे अच्छी खबर कुछ हो ही नहीं सकती। जी, जाहिर सी बात है, जो लोग कर देते हैं, जिस कर के जरिए सरकार पैसा जुटाती है, ये उसी का ही परिणाम है कि कर का पैसा सरकार ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग करती है जिसके जरिए गरीबों को मुफ्त राशन देने जैसी योजनाएं संचालित की जाती हैं, चलाई जाती हैं। आलोक जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।